हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डेटा उस्ताद। कोविड-19 वायरस की शुरुआत के बाद से हर किसी के दिमाग में एक ही बात रही है कि कैसे चाइना से शुरू हुई एक बीमारी जल्दी एक वैश्विक आपदा में बदल चुकी है। इस वीडियो को बनाने तक पूरे विश्व में करीब 65 लाख लोग इसकी चपेट में हैं और 3,83,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंडिया में भी इसके आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। इससे अब तक 2,37,000 लोग बीमार हैं एंड 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,14,000 के आसपास लोग रिकवर भी हो गए हैं। तो बात करते हैं कि ये बीमारी कब तक इस दुनिया के पीछे पड़ी रहेगी। स्टार्टिंग में हर अच्छे या बुरे न्यूज़ चैनल पर कुछ दिन तक इसके संक्रमण संख्या और मृत्यु की लाइव काउंटिंग चल रही थी, बट अब न्यूज़ वाले भी इसकी न्यूज़ इतना नहीं दिखाते क्योंकि सबको पता है कि ये बीमारी बहुत लंबी चलने वाली है एंड हमें इसके साथ ही रहना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात कर। बट अगर आपको डाउट है तो आगे बढ़ने से पहले मानव जाति के इतिहास में हुई महामारियों के बारे में जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखें, जिसका लिंक आई बटन पर दिया गया है। फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सवाल शायद आपके दिमाग में घूमता रहता होगा कि इस बीमारी से बचने के लिए हम और क्या कर सकते हैं और ये बीमारी कैसे और कब समाप्त हो सकती है। दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम आपकी कुछ बातों का आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। साइंस राइटर एड योंग, जिन्होंने 2 साल पहले एक लेख लिखा था जिसमें बताया गया था कि एक वैश्विक बीमारी से हम बच क्यों नहीं सकते और हमको इसका कितना नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि 3 संभावित तरीके हैं जिनसे महामारी समाप्त हो सकती है। पहला है प्रेडिक्टिव मेजर्स, दूसरा है खतरनाक तरीका और तीसरा है सबसे लंबा बट सबसे सेफ तरीका। बात करते हैं पहले तरीके की, तो आप इसको एक वॉर प्लान जैसा समझ सकते हो जिसमें हर संभव सिचुएशन के लिए एक्शन लिखे होते हैं। योंग का मानना है कि इस तरीके में दुनिया के सभी राष्ट्रों को अचानक अपने कार्यों को रोकना होगा और साथ ही साथ 2003 के सार्स प्रकोप की तरह मजबूत क्वारंटीन मेजर्स और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग रोल आउट या टेस्टिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे और वायरल स्थितियों को कंट्रोल रखना होगा। यह देखते हुए कि स्थिति कितनी खराब है, कई प्रमुख विश्व शक्तियों को आगे आना होगा और इससे लड़ने में सबकी मदद करनी होगी। बट इस केस में कुछ और ही हुआ। अमेरिका, जो विश्व की सबसे विकसित और समृद्ध देशों में से एक है, महामारी के लिए एक भयानक सेंटर बन गया। महामारी से पहले बनाए गए प्रेडिक्टिव मॉडल्स के हिसाब से अमेरिका जल्दी रिएक्ट करेगा और व्यापक रूप से एक इफेक्टिव वायरल टेस्टिंग किट्स वितरित करेगा, जो कि किसी भी सफल महामारी प्रतिक्रिया की नींव है। अमेरिका ने खुद ही वह प्रशिक्षण नहीं किए और अभी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी महामारी से लड़ने के लिए इतने बड़े देश के पास कोई प्लान ही नहीं था। इसमें चाइना की भी गलती है, जिसने बीमारी को अपने देश के बाहर फैलने तक छुपा कर रखा। जब कोविड-19 द्वारा इटली और स्पेन को तबाह कर दिया गया था, अमेरिका के लिए अभी और भी बुरा समय आने वाला है। ऐसे टाइम में वहाँ बीमारी के साथ साथ दंगे भी बढ़ गए हुए हैं और वहाँ माहौल अभी सबसे ज़्यादा खराब है। कई अमेरिकी नागरिक जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, दूसरे शब्दों में अभी हालात ख़राब लग रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी आपदा आने वाली है। तो ये तरीका फेल होता दिख रहा है, क्योंकि अब जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता अमेरिका खुद को नहीं संभाल पाएगा तो किसी और की मदद कैसे करेगा। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। ये रास्ता तेज है बट कुछ बहुत ही भयानक रिजल्ट भी साथ में लाएगा। आपने हर्ड इम्यूनिटी शब्द को हाल ही में सुना होगा। इसका मतलब है कि इस संक्रमण को फैलने की अनुमति दे दी जाए। इससे फिर जो भी केसेस में लोग ठीक हो जाते हैं वह वायरस से लड़ने और इम्यूनिटी बनाने के लिए प्रॉपर एंटीबॉडी को डेवलप करेंगे और ओवरऑल आबादी की रक्षा करेंगे। यह तरीका आग को भड़काने के जैसा है, बट इससे कितना हिस्सा जलकर बच पाएगा उस पर संदेह है और रिस्क बहुत बड़ा रहेगा। अगर यह दृष्टिकोण लिया जाता है, जैसा कि यूके सरकार ने शुरू में यही करने का इरादा किया था, तो उससे दुनिया भर में दसियों लाख लोग अकेले इंडिया में मर जाएंगे। तीसरा रास्ता सबसे लंबा बट सामान्य रास्ता है और ये बहुत सेफ है। इससे मानव जीवन कम से कम डैमेज होगा, लेकिन इसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में आने में नॉर्मल से ज़्यादा समय लग सकता है। जनरल आइडिया ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन मेजर्स को जारी रखना होगा। जब तक कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं किया जा सकता, हमें उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहाँ प्रकोप ज़्यादा बढ़ते हैं। हालांकि ये तरीका कागज़ पर बहुत सीधा लगता है, बट वास्तव में ये कठिन प्रक्रिया है। ना केवल इस लंबी अवधि के दौरान दुनिया भर में लोग संक्रमित होते रहेंगे और कई कमज़ोर लोग मर भी जाएंगे। वहीं बात करें अपने देश की, तो इतने लंबे लॉकडाउन के बाद इंडिया में लॉकडाउन में काफ़ी छूट दे दी गई है एंड काफ़ी देश से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में हालात नियंत्रण में ही है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हालात अभी कंट्रोल में लग रहे हैं। बट अभी जब दोबारा लॉकडाउन खुल गया है तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। ध्यान रहे, इंडिया में बाकी बड़े देशों की तुलना में बहुत अधिक आबादी है, लेकिन प्रति व्यक्ति अस्पतालों में बेड कम है।
हम आशा करते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक स्थिति नियंत्रण में ही रहे। वैक्सीन के वास्तविक निर्माण में अभी काफ़ी समय लगेगा और टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कवरेज प्राप्त करने में 1 वर्ष से 18 महीने तक लग सकते हैं। तब तक विश्व अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 2 साल तक लगातार लॉकडाउन या इंडिया के जैसा आधा लॉकडाउन भी रहा तब भी ये धीरे धीरे गिरती रहेगी। कोविड-19 की विरासत दुनिया भर में लंबे समय तक रहने वाली है। लाखों लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बीमारी के परिणाम स्वरूप खो देंगे। अब बात करते हैं कि कब और कैसे कोविड-19 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये 2 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक है वायरस की सीजनैलिटी, हिंदी में बोलें तो वायरस का मौसम, और दूसरा है ह्यूमन बॉडी में इस वायरस की इम्यूनिटी की ड्यूरेशन। और जब तक ये चीज़ वैज्ञानिकों को पूरी तरह से समझ में नहीं आती तब तक इसका वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। बाकी वायरसेस जैसे कि फ्लू और सामान्य जुकाम मौसमी होते हैं, जिसका अर्थ है कि गर्मियों के महीनों में इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोविड-19 के लिए यही लागू होता है या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये वायरस हर मौसम में फैलता रहेगा या किसी खास मौसम में ये कमज़ोर हो सकता है। और यही बात इम्यूनिटी की ड्यूरेशन के लिए भी कही जा सकती है। इसका अर्थ है कि क्या कोई व्यक्ति पहली बार संक्रमित होने के बाद नेचुरली कितने स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बना सकता है जिससे ये बीमारी कितने दिन में वापस आ सकती है, इसका पता चल सके। क्योंकि मौसमी फ्लू और कॉमन जुकाम ठीक होने के बाद बार बार होते रहते हैं एंड कभी कभी साल में 2-2 बार भी हो जाते हैं, बट ये बीमारियां जानलेवा नहीं होती और इनका वायरस फैलता भी नहीं है। 2003 का सार्स जो अधिक गंभीर और जानलेवा वायरस था, उसके केस में ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और यदि हम भाग्यशाली रहे तो कोविड-19 में भी इम्यूनिटी की अवधि अच्छी होगी। लेकिन अभी के लिए हम केवल वैज्ञानिकों की रिसर्च का इंतज़ार कर सकते हैं। अंत में इस स्थिति को कोई जादू की छड़ी घुमाकर सही नहीं कर सकता। देश के लोगों को जागरूक रहना होगा और केवल ईमानदार और जिम्मेदार पर्सनल चॉइसेस बनानी होंगी। और सरकार की बात करें तो उनको और अच्छी पॉलिसीज़ बनानी होंगी और वैक्सीन डेवलपमेंट ही इस बीमारी को काट सकता है। एक संभावना है कि कोविड-19 बीमारी या तो 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में ख़त्म होगी। तब तक हमको कुछ कॉमन प्रॉब्लम से निपटना होगा, जैसे कि एक टूटी हुई या बदली हुई अर्थव्यवस्था और खुद को इस बीमारी से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। याद रखें, कोविड-19 से आपको और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग रखें और अपना ख्याल रखें। बाकी बहुत दुख के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन अभी हमारे हाथ से बाहर है एंड मैं आशा करता हूँ कि जल्दी मैं एक नई वीडियो बनाऊँ जिसका टॉपिक हो हाउ द कोरोना वायरस एंडेड। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे आइसोलेटेड एंड स्टे हेल्दी। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मोटिवेट करें एंड हमारी पिछली वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी प्यार दें। एंड ऐसे डेटा से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। फॉलो करें हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।